कुछ ना कुछ आपसे माँगने लगते हैं। तो वैसे ही बच्चा कुछ माँग रहा था और उसके बाद उसने कुछ पैसे लिए हैं और बाद में किसी ने उससे छीन लिया। तो उसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा था। इमारतों के ख्वाब रखने वाले भी यहाँ सड़कों पे चलते हैं। ये बाजी है ज़िंदगी जीने की, यहाँ रात पे ख्वाब लगते हैं। तुम मोल बताओ, यहाँ कच्चे घरे भी बिकते हैं। बिकती है आँखों की नींदें, फिर कहीं तकदीरें संवरती हैं। क्या बात है। यहाँ खुशियाँ खैरातों में नहीं मिलती, यहाँ हर रोज़ एक नई जंग लड़नी होती है। क्या बात है। ये रोज़ी है मुफलिस निगाहों की, मैली चादर ओढ़े शीशे से कटती है। क्या बात है। यहाँ तकदीरें किसी रोज़ संवरती, किसी रोज़ बिखरती हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर सोशल इशूज़ पे ही लिखता हूँ। तो एक सोशल इशू मैंने लिखा था बहुत पहले, रेप कल्चर बहुत ज़्यादा है आजकल। तो इसके ऊपर मैंने लिखा था, जब लोग कहते हैं कि कपड़ों के कारण होता है, किसी कारण होता है। इसके ऊपर मैंने लिखा था कि अभी जन्म लेकर पालने में पड़ी थी, वो 8 महीने की बच्ची भूख से नहीं दर्द से रो रही है। छोटे कपड़ों पर उंगली उठाने वालों, जरा बताओ उस छोटी बच्ची ने, छोटे कपड़ों पर उंगली उठाने वालों, जरा बताओ उस नन्ही बच्ची ने कितनी छोटी स्कर्ट पहनी थी। जिस बेटी को जन्म देने की जिद में एक माँ दुनिया से लड़ी थी, लहूलुहान उस बेटी को चादर में लपेटे वो बीच सड़क में बेसुध पड़ी थी। रामायण की सीता रावण की लंका में भी ढली थी, आज की बेटी बलात्कारियों के हत्थे घर में ही चढ़ी थी। रामायण की सीता रावण की लंका में भी ढली थी, आज की बेटी बलात्कारियों के हत्थे घर में ही चढ़ी थी। अरे कितनी मेहनत मिन्नतों के बाद एक लड़की घर से बाहर पढ़ने चली थी। कितनी मेहनत मिन्नतों के बाद एक लड़की घर से बाहर पढ़ने चली थी। नोच दिया तुमने उसके बदन और उसके सपनों को, नोच दिया तुमने उसके बदन और उसके सपनों को। अरे दरिंदों, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं थी? बहुत अच्छा। वो कहानी माँ के ऊपर सुनाइए, बहुत खूबसूरत सुनाइए। तो कहानी थोड़ी लंबी होगी, सुनाइए। एक कविता है जो कि माँ के ऊपर मैंने लिखी थी मदर्स डे के ऊपर। तो उससे दुनिया में यूँ तो हर एक रिश्ता बहुत खास होता है, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता सबसे अलग होता है। तो आज जो मेरी कहानी है, उस कहानी का शीर्षक है माँ का इंतज़ार। आप में से बहुत लोग होंगे जो किसी काम के लिए या तो पढ़ाई के लिए घर से बाहर रहते हैं। माँ का फ़ोन आता है, पिता का फ़ोन आता है, घर से फ़ोन आता है। कई बार हम उठा लेते हैं, कई बार व्यस्त वगैरह नहीं उठा पाते। तो ये कहानी कुछ उसी तरह की, ये कहानी लॉकडाउन में लिखी थी, आज से करीब 1.5 साल पहले। तो सुबह सुबह अपनी ऑनलाइन मीटिंग में बिजी मैं बार बार होने वाले फ़ोन के वाइब्रेशन से चिढ़ रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो पता चला माँ बार बार कॉल कर रही है। मोबाइल देखते ही मैं मन ही मन बड़बड़ाया, ये माँ भी ना कुछ समझती ही नहीं है, ना कुछ समझने की कोशिश करना चाहती है। पहले भी बोल चुका हूँ इन्हें, अरे कोविड पेशेंट है, कम से कम 14 दिन तो उन्हें अकेले रहना पड़ेगा। जब पहले कहा था कि यहाँ लॉकडाउन लगने वाला है तो अपने गाँव घर को छोड़ा नहीं जा रहा था। अब इन्हें कोविड में मुझसे मिलने को उतावली हो रही है। सखाया ऐसा लिखा है। ऐसा सोचकर मैंने मोबाइल साइलेंट करके एक तरफ रख दिया। फिर मैं वापस अपनी मीटिंग में बिजी हो गया। शाम को जब मैं फ्री हुआ तो मैंने माँ को वापस कॉल किया। बहुत देर तक घंटी जाती रही पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं परेशान होकर सोचने लगा, लगता है नाराज़ हो गई माँ। सुबह मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया ना, अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर मैंने चिंता में अपनी सुनीता नाम को फ़ोन किया। सुनीता काफ़ी मेरे घर के बगल में ही रहती है। ऐसा करता हूँ, पड़ोसी वाली सुनीता काकू को फ़ोन करता हूँ तो उनसे भी बात नहीं हो पाई। तभी मोबाइल के स्क्रीन पर माँ लिख कर आने लगा। मैंने जैसे ही देखा माँ का कॉल आ रहा है तो इस बार मैंने बिना एक पल भी गवाए जल्द से ही फ़ोन रिसीव कर लिया। हेलो माँ, कैसी हो? मैं कब से तुम्हें फ़ोन लगा रहा था, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे चिंता हो रही है। ठीक तो हो ना? दवाई समय से ले रही हो ना? फ़ोन की दूसरी तरफ से टूटी फूटी और एक थकी हुई सी आवाज़ आई। हाँ हाँ बेटा, ठीक हूँ, आँख लग गई थी मेरी, तेरा फ़ोन देख नहीं पाई। सुबह तेरी बड़ी याद आ रही थी, इसीलिए बार बार तुझे फ़ोन लगा रही थी। हाँ मैं तुम्हारा फ़ोन तो देखा था पर बात नहीं कर पाया, वो थोड़ा मीटिंग में बिजी था। कोई बात नहीं बेटा, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था, तू बिजी रहता है, हर समय तो तू मुझसे बात नहीं कर सकता ना, फिर भी तुझे बार बार फ़ोन करके परेशान करती हूँ। अच्छा, आपसे नहीं करूँगी,
तुझे जब भी फुर्सत मिले तो लगा लिया करना। मेरा क्या है, मैं तो हमेशा से फुर्सत में ही रहती हूँ। अच्छा माँ ये बताओ कि तबीयत तो सुधार है ना? 8 दिन हो गए, अब तो तबीयत सुधरने लगी होगी। हाँ बेटा, तबीयत तो मेरी ठीक है, तू मेरी फिक्र मत कर, तू अपना ध्यान रखना। माँ की सब सुनकर मुझे थोड़ा तसल्ली मिली। मुझे लगा कि अब कोविड के 8 दिन के बाद तो तबीयत सुधरने लगती है या फिर ज़्यादा बिगड़ने लगती है। और जैसे माँ ने बताया कि मुझे यकीन होने लगा कि माँ पहले से ठीक होने लगी है। बात वही नहीं थी कि मैंने माँ को बताया, अच्छा माँ कल शनिवार है तो तू मेरा इंतज़ार मत करना, मैं कल नहीं आऊँगा, मैं अगले शनिवार को आऊँगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी उसके बाद। हाँ हाँ बेटा, मुझे याद है, तूने ही तो बताया था कि कम से कम 2 सप्ताह अकेले रहना पड़ता है, तू आराम से आना, मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ, तो जब भी आएगा मैं यही मिलूँगी तेरा इंतज़ार करते हुए। तुझे बिना देखे तो मैं इस दुनिया को छोड़ के भी नहीं जा सकती। ऐसा कहकर माँ अपनी ही बातों पर हंसने लगी। मुझे अपनी माँ की बातों से ये लगा कि अब वो सही है और मेरे मन में माँ को लेकर जो फिक्र थी वो अब खत्म हो गई। मैंने माँ को कहा, अच्छा माँ अब मैं फ़ोन रखता हूँ, जब समय मिलेगा तो दोबारा फ़ोन करूँगा और अगले शनिवार को गाँव आ ही रहा हूँ, तब तक तुम अपना ध्यान रखना और दवा समय से लेती रहना। ऐसा कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। धीरे धीरे पूरा हफ्ता निकल गया, मुझे माँ को फ़ोन करने का वक्त नहीं मिला और माँ ने भी मेरे कहे मुताबिक मुझे फ़ोन नहीं किया। जब शनिवार आया तो मैं सुबह ही अपने गांव जाने को तैयार हो गया। घर से जाने से पहले मैंने माँ को फ़ोन किया, घंटी जाती रही पर माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने दोबारा से यह सोचकर माँ को फ़ोन नहीं किया कि घर तो जा ही रहा हूँ, अब बार बार क्यों फ़ोन करना। शाम करीब 7 बजे मैं अपने गाँव पहुँचा। घर तक पहुँचते पहुँचते 1 घंटा और लग गया। इस तरह ठीक 8 बजे मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुँचा। गाँव में लाइट जाना आम बात थी। जब मैं घर पहुँचा तब भी आस-पास अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाने लगा। थोड़ी देर तक कुंडी खड़खड़ाने पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने आसपास नजरें घुमाई। गांव के कुछ बच्चे हैरानी से मुझे देख रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर सोचा कि शायद वो मेरे मास्क की वजह से मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसी हैरानी से देख रहे हैं। मैं ये नज़रअंदाज कर दरवाजे को धक्का लगाकर अंदर चला गया। घर के भीतर एक हल्की सी रोशनी थी, मोमबत्ती जल रही थी। मैं अपनी माँ को आवाज़ देने लगा, माँ माँ कहाँ है, देखो मैं आ गया। ये लाइट कब आएगी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसा कहकर मैं उस अंधेरे में घर के चारों तरफ अपनी माँ को तलाशने लगा। तभी रसोई से माँ बाहर आते हुए बोली, हाँ बेटा लाइट तो बहुत जाने लगी है, क्या पता कब आएगी। मैं लालटेन रख देती हूँ, तो आंगन में हाथ मुँह धोकर आ जा, मैं खाना लगाती हूँ, कब देना होगा तो। उस लालटेन की मध्यम रोशनी में मैंने अपनी माँ को बहुत गौर से देखा। मैं उनके चेहरे से उनकी तबीयत और हालचाल का पता लगाना चाहता था। माँ के चेहरे पर गजब का संतोष दिख रहा था और आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट को देखकर मुझे तसल्ली हो गई कि माँ बिल्कुल ठीक है। मैं खुश होकर बोला, अरे वाह माँ, तू तो बिल्कुल सही लग रही है। मैंने तो सुना था कि कोविड ठीक होने के बाद कमजोरी रह जाती है शरीर में। माँ ने लालटेन आंगन में रखते हुए जवाब दिया, अरे तुझसे मिलने के लिए मुझे जल्दी जल्दी सही होना पड़ा, और शरीर की कमजोरी क्या है, वो तो तुझे देखते ही दूर हो गई। माँ की बात सुनकर मैं हंसने लगा। मैंने हाथ मुँह धोए, कपड़े बदले, तब तक माँ ने आंगन में चारपाई बिछाकर मेरे लिए खाना रख दिया। मैंने बड़े दिनों बाद अपनी माँ के हाथ का खाना खाया था और मैं सुबह से भूखा था, इसलिए स्वाद लेकर खाता रहा। माँ भी वहीं पास खड़ी होकर पंखा झलती रही। पेट भर जाने के बाद माँ को थाली पकड़ाते हुए मैंने माँ को कहा, माँ तुम भी अब खाना खा लो, मेरा तो पेट भर गया, बहुत स्वादिष्ट खाना बना था। माँ मुस्कुराकर बोली, तूने इतने मन से खाना खाया, मेरा पेट तो तुझे देखकर ही भर गया। इतना कहकर माँ वहीं आंगन में बनी नाले के पास बैठकर बर्तन साफ करने लगी। मैं चारपाई पर लेटे लेटे उनसे बातें करने लगा। लेटे लेटे मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तब मेरी नींद खुली। मैं अपनी आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोलने पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर देखा तो आसपास कुछ लोग खड़े थे, जिनमें सुनीता काकी भी थी। मैंने थोड़ा हैरानी से पूछा, अरे आप सब सुबह सुबह यहाँ? मेरे पूछते ही सुनीता काकी रोने लगी। तभी गांव के मुखिया जी बोले, बेटा समझ सकते हैं तुम्हारा दुख, एक अकेली माँ थी, वो भी छोड़कर चली गई। वैसे तुमने आने में बहुत देर कर दी, जाते समय वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी, मगर ये भी सही है, आकर तुम भी क्या कर लेते। शुक्रवार की सुबह अचानक उनकी सांस उखड़ने लगी, तभी तुम्हारी सुनीता काकी ने हम सबको खबर किया। हम सब बड़े अस्पताल डॉक्टर को बुलाने भी गए और तुम्हारी माँ से भी
पूछा कि तुम्हें खबर कर दें या नहीं। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि तुमसे बात हो गई है, और वैसे भी अस्पताल वाले कोरोना मरीजों को किसी से मिलने नहीं देते। अस्पताल वाले उन्हें ले गए तो पर बचा नहीं पाए। भर्ती होते ही उनकी सांस रुक गई। सब क्रियाक्रम भी अस्पताल वालों ने ही किया। अरे हम सब तो उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। वहां खड़े सभी लोग इस तरह की बातों से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, पर मैं कुछ भी समझने में असमर्थ था। मैं उन सबको रोकते हुए बोला, अरे आप सब क्या कह रहे हैं? माँ बिल्कुल सही है, आप लोग रुकिए, मैं भी उनको बुलाता हूँ। इतना कहकर मैं घर के अंदर आया और अपनी माँ को आवाज़ देने लगा, माँ, ओ माँ, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ, देखो ना ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं काफ़ी देर तक आवाज़ लगाता रहा, पर मेरी माँ कहीं नहीं। मैं बदमाश इधर उधर ढूंढते हुए बोला, अरे रात को मेरी माँ यही थी, उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया था। देखो आंगन में अभी तक बर्तन रखे होंगे। इतना कहते हुए जब मैं आंगन की ओर, उस नाली की ओर देखने लगा तो बदमाश रह गया, वहाँ कोई बर्तन नहीं थे। मैंने दौड़ दौड़ कर पूरा घर छान मारा, लेकिन माँ कहीं नहीं थी। अब मुझे गांव वालों की बातें समझ आने लगी। मैं वहीं आंगन में बैठकर रोने लगा। तभी मुझे मेरे कानों में माँ के वो अंतिम शब्द सुनाई दिए, बेटा तू आराम से आना, जब भी तुझे फुर्सत मिले, मैं तो यहीं मिलूंगी तेरा इंतज़ार करते हुए। तुझे देखे बिना तो दुनिया को छोड़कर भी नहीं जाऊंगी। बहुत गाँव को छोड़ के चले जाते। तो उसके ऊपर मैंने एक बार लिखा था कि बहुत आसान है सफ़र गांव से शहर का, बहुत आसान है सफ़र गांव से शहर का, 4 पगडंडियां पार करके एक रास्ता शहर की ओर जाता है, पर जो चला जाता है वो वापस अपने गांव कहाँ लौट पाता है। बहुत अच्छे। शहर की मिलावट में गांव की ताज़ी हवा तलाशता है, शहर की मिलावट में गांव की ताज़ी हवा तलाशता है, हरने वाले में माँ के हाथ का स्वाद तलाशता है। क्या बात, हरने वाले में माँ के हाथ का स्वाद तलाशता है, चमकती सड़कों में गांव की गलियां तलाशता है, जो छूट गया पीछे वो नदी नहरें खेत खलियान तलाशता है, जो चला जाता है वो वापस अपने गांव। क्या बात, बहुत क्या बात। अच्छा पढ़ा। तो एक आखिरी बिल्कुल एक ऐसा है कि एक मैं बाजार से गुजर रहा था, तो एक दिन मेरे दोस्त ने फ़ोन किया, तो उसने बोला कि भाई देख, अभी तो अब तो ज़बान है, मतलब उम्र है, ऐसा जियो आराम से, चलो कहीं घूमने फिरने चलते हैं। और उसी वक्त मैं बाजार से गुजर रहा था, बहुत चीज़ें मुझे देखी, तो उसको लेकर मैंने कहा, एक छोटा बच्चा कुछ बेच रहा था, एक बुरा आदमी कुछ जूस निकाल रहा था, उसको देखकर मैंने लिखा था। तो ऐसे कहा कि कहते हैं ज़िंदगी उम्र के हिसाब से जियो, कहते हैं ज़िंदगी उम्र के हिसाब से जियो, बचपन में मौज मस्ती अठखेलियाँ करो, जवानी में दुनिया का कोना कोना देखो, और बुढ़ापे में आराम करो। पर ये बच्चा कैसा बचपन जी रहा है, पर ये बच्चा कैसा बचपन जी रहा है, इस उम्र में घर के खर्चों के लिए क्यों जूझ रहा है। ये कैसी जवानी है जिसमें वो घर से बाजार तक ही घूम रहा है, और ये कैसा बुढ़ापा जिसमें आज भी ये जिंदगी की चक्की में पिस रहा है। बहुत क्यों इनकी जिंदगियां उम्र के हिसाब से नहीं, हालातों के हिसाब से चलती। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.